क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी को हर शख्स बुला रहा था मिश्रा जी कह के, लेकिन एक शख्स था जो उन्हें मेहमान जी कहकर बुला रहा था। और वो मेहमान जी कहकर बुलाने वाला शख्स यानी जो कैरेक्टर नेम दीप है वो हमारे साथ हैं। दीप यानी आत्म प्रकाश मिश्रा जी। तो आत्म प्रकाश मिश्रा जी के साथ आज हम मुंबई में वर्सोवा के आराम नगर में आए हैं। यहाँ आने की भी एक खासियत है क्योंकि जितने एक्टर्स आते हैं यहाँ पर मुंबई में एक्टर बनने के लिए, उनका एक तरह से मक्का मदीना यही है। बहुत बहुत स्वागत है आत्म प्रकाश मिश्रा जी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई है एक्टिंग में वो कैसे शुरू हुई, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप यूपी के बहराइच से हैं और उसके बाद आप भोपाल होते हुए मुंबई तक पहुँचते हैं। तो चलिए चलते चलते हम आपके सफ़र के बारे में बात करेंगे। जी, तो जैसा आपने कहा कि आराम नगर एक्टर्स का मक्का मदीना है, तपोस्थली है। हाँ तो कहानी तो यहीं से ही शुरू हुई थी। इसी मैदान में पीछे एक स्टूडियो है हाँ जहाँ मैंने पहला ऑडिशन दिया था अपना। हाँ। वो एक ऐड का था, एबीपी न्यूज़ का। तो अच्छा, ऐड था वो? हाँ जी। उसमें क्या कर रहे थे आप? ऐड में मैंने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन देते ही मतलब शाम को ही शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो ऐसा अच्छा। लगा कि अरे यार ये तो काम मिल गया। हाँ, And हाँ, फिर हाँ। उसके बाद वो नहीं मिला, तो यहीं पीछे ऑफिस है, उसमें शिवम गुप्ता था, कास्टिंग कर रहा था। तो ऐसे सिलसिला चला काफ़ी दिनों तो ऑडिशन देते रहे मुंबई यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद। लेकिन पहला जो काम है वो मुझे यहाँ आराम नगर से नहीं मिला, वो म्हाडा से मिला। म्हाडा से मिला। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि बहराइच में जब आप रहते थे तो उस वक्त कब ये ख्याल आया कि एक्टिंग करनी है या बम्बई जाना है या थिएटर करना है, या ये सब अचानक होता चला गया सब? नहीं, ख्याल ऐसा मुझे तो नहीं आया, क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा कि मैं एक्टिंग करूँगा। हाँ पर अंदर कुछ था, कहीं कुछ चल रहा था मामला। तो घर में एक शख्स थे मेरे चाचा जी, हाँ। जो एक बाहर से एक होता है आदमी, एक ऑब्जर्वर होता है देखने वाला, तो उनको कहीं कुछ पोटेंशियल लगा। तो 2009 में जैसे मैंने 12th पास किया बहराइच में, तो उन्होंने भोपाल मुझे एक वर्कशॉप के लिए भेज दिया, एक्टिंग वर्कशॉप के लिए, आलोक सर के पास। अच्छा। और उस 3 महीने के दरमियान में जो मेरा ट्रेनिंग हुआ, वर्कशॉप हुआ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स हुआ, वर्कशॉप्स हुई, उसमें कई सारे एक्सरसाइज की, तो उसके दौरान लगा कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आ रहा है। और फिर पढ़ने का पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि आलोक सर मोस्टली पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते थे। कि बोले 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक पढ़े हुए होते हैं, एक पढ़े हुए होते हैं, तो तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है। तो वहाँ से उन्होंने बहुत धक्का लगाया कि लोग ये सोचते हैं बचने के लिए कि एक्टिंग में आ गए तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। बोले यहाँ आओगे तो यहाँ तो फंसोगे, यहाँ तो सब पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने का एक वो कीड़ा लगा, पहले से था, कहानियाँ पढ़ता था, लेकिन इधर आके एक फ्री हैंड मिला कि हाँ अब तो यार सब पढ़ सकते हैं, अब वो कोई बंदिश नहीं है। तो 2009 में क्या कर रहे थे? आपने क्या पास किया था? कौन सी क्लास पास की थी आप? 12th मैंने किया था बहराइच से, मैथ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने 12th किया, जो कि मेरे कोई काम नहीं आया। जैसा कि यूपी में होता है कि माँ बाप डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट लेना है आपको जब 10th और 12th होता है, तो कर लिया मैंने। डिस्टिंक्शन था दोनों सब्जेक्ट में। फिर बहराइच से निकले, भोपाल पहुँचे। भोपाल में मैंने जब 3 महीने का कोर्स ख़त्म किया तो शहर अच्छा लगने लगा था, और भोपाल में उस टाइम थिएटर काफ़ी इनरिच था, बहुत ही अच्छा था। तो सोचा गया कि क्यों ना फिर यहीं से पढ़ाई कर ली जाए। तो समहाउ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कॉलेज मिला, हमीदिया कॉलेज। तो आपने ग्रेजुएशन भोपाल से हाँ किया? जी। तो क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? हमीदिया कॉलेज में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया। तो दिन में कॉलेज जाता था, बड़े तालाब प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था, तालाब के पीछे कॉलेज था, इस तरफ रविंद्र भवन में शाम को रिहर्सल चलती थी। तो सुबह पढ़ाई और शाम को थिएटर वाला अध्ययन। तो भोपाल में कितना समय आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी भोपाल में रहे या वहाँ से सीधे मुंबई आते हैं आप? नहीं, ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल तो मैंने थिएटर किया आलोक सर के साथ, फिर बंसी कौल सर है उनकी रेपेट्री में था। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो ड्रामा स्कूल में सिलेक्शन हुआ, तो ड्रामा स्कूल में 1 साल का डिप्लोमा किया, एंड उसके बाद इंटर्नशिप मिली। तो 2012 तक मैं भोपाल में था थ्रू आउट, एंड 13 में इंटर्नशिप के दौरान क्या होता था, हर 3 महीने पे रिपोर्ट करने जाना होता था। तो मतलब 2013 तक सिलसिला बना रहा भोपाल आने जाने का। तो उस वक्त आपको लग रहा था कि आप फिल्मों की तरफ या टीवी सीरियल की तरफ बढ़ेंगे आगे? किस तरह की उम्मीदें लगती थी उस समय? नहीं, देखिए उस टाइम सोचा नहीं था। अब उस दरमियान में कुछ वाक़े हुए कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2010 में प्रकाश झा साहब ने भोपाल को गढ़ बना लिया था राजनीति के बाद से। तो आरक्षण में मुझे एक मौका मिला था, एक कैरेक्टर था, एंड वो वर्कआउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन शूट था उन्होंने डायरेक्ट सेट पे बुलाया, और उस दिन सैफ अली खान और दीपिका के साथ शूट था।
तो सैफ अली खान और दीपिका के साथ शूट था, उसमें आप थे, वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, मैं वहाँ मौजूद क्या था। हुआ हम आपसे बाद में सोचिए पूछेंगे। ना, जैसे अभी आप हाँ, चल रहे हैं, हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे एक्टर्स को भी हाँ, अपने रास्ते ढूंढने रास्ते पड़ते हैं, ढूंढने कीचड़ पड़ते से हैं, बचते हाँ। हुए, स्टूडियो ढूंढते हुए कि हाँ। एक बार जब आपको पता चल जाता है तब तो नंबर याद हो जाते हैं कि 113, 112 है, 2000 है, जैसे 190 है। तो हमारा जो बैंड है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा, यहाँ से आपने अभी यहाँ शुरू किया? खाना बनता है आज की डेट में, सोचिए। अच्छा। कुछ ही दिनों में कैसे सब पैटर्न बदल जाता है आराम हम नगर में। ईशान को बोलेंगे कि वहाँ का रास्ता भी दिखाएं, ताकि दर्शकों को पता चले कि आराम नगर में कितना आराम है और कितना आरामदायक है चलना। नहीं है, नाम आराम नगर है, पर आराम नगर में आप आएंगे तो सब रेस्टलेस ही मिलेंगे यहाँ कि यार कहीं कोई एक ऑडिशन मिल जाए। ऐसे झांकते हुए जा रहे हैं, कुछ चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है। परसों मैं एक नाटक देखने आया था, हाँ, मतलब रात को मैं इस आदमी की शिद्दत देख के हैरान था हाँ, 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 कि वो रात को प्ले खत्म हुआ है 9:30 बजे, हाँ, 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 और वो उस उम्मीद में आ रहा है कि यार कुछ हो रहा है क्या, बोले ऊपर ऑडिशन कुछ चल रहा है। मैं कहा नहीं भाई, अभी प्ले खत्म हुआ है, तो हम लोग प्ले देख के निकले हैं, हाँ, तो ले ज्वाइन कर सकते हैं क्या। मैं कहा हाँ जाओ, ऊपर हैं डायरेक्टर साहब, उनसे पूछिए। हाँ। तो मतलब आराम नहीं है, लेकिन वो मन की जो बेचैनी है उसको आराम देता है। इसका नाम जुनून नगर होना चाहिए था। जुनून नगर होना चाहिए ऑब्वियसली। सो आप हमें बता रहे थे, जहाँ पर हम पिछली बार बातचीत कर रहे थे, कि प्रकाश झा साहब का शूट था और आप वहाँ पहुँचे। इसके आगे की कहानी हम चाहेंगे कि यहाँ से आप शुरू करें। जी बदलने के बाद जी, हाँ। तो प्रकाश झा साहब ने राजनीति के टाइम में भोपाल को गढ़ बनाया हुआ था। फिर मेरे सामने ही राजनीति में बहुत सारे मेरे दोस्त थे, तो उस टाइम मेरे मन में कुछ ऐसा हुआ नहीं कि दिया जाए ऑडिशन या एक्टिंग की जाए। तो थिएटर कर रहा था, मज़े आ रहे थे। आरक्षण के टाइम पे एक मौका आया कि उनने बोला एक कैरेक्टर है तो पंडित के बेटे का, तो आपका उसका ऑडिशन दे दो। तो वो ऑडिशन दिया, तो बाद में पता चला कि उसके लिए उन्होंने अमितोष नागपाल को बम्बई से बुला लिया। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि एक और कैरेक्टर है छोटू का, तो 3 इडियट्स आई थी, मिलीमीटर का कैरेक्टर हेड था, तो वैसा कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं। दिया, बोला आपका सीन रहेगा मनोज वाजपेयी के साथ, सैफ अली खान के साथ, सबके साथ सीन्स हैं। तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आप ये कार्ड जाते हैं देने, मनोज वाजपेयी ने आपको कार्ड दिए हैं और बोलते हैं कि इस उनका जो नाम था कि फलाने सर ने कार्ड दिए, एक कार्ड का 1 रुपया। ये ऑडिशन था मेरा, मैंने ऑडिशन दे दिया। फिर कोई प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक दिन कॉल आता है कि कल आपका शूट है, ओरिएंटल कॉलेज पहुंच जाइए आप सुबह 6 बजे। अच्छा। तो मैं पहुंच गया वहाँ। उसमें एक गाना है सांस अलबेली, तो उसका उस दिन शूट था। तो सामने सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, प्रकाश झा साहब आए, उन्होंने दीवार पे कुछ पेंट करके लिखा। तो एडी ने आके बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, अभी आपका ये सीन है इनके साथ में। मैं एक सवाल यहाँ पर पूछूंगा कि आप भोपाल में रह रहे थे और ये पहला मौका था जब बड़े नामों के साथ आपको अचानक काम करने का मौका मिल रहा था। कुछ घबराहट, नर्वसनेस, या ऐसा आपको लगा कि यकीन नहीं हो रहा हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो मैं कर लूँगा, या लग रहा हो कि नहीं करूँगा? क्या था उस वक्त मन में, भाव क्या थे? नहीं, घबराहट, नर्वसनेस कुछ नहीं था। मतलब मैं सोच रहा था कि ठीक है अब बुलावा आया है। मेरे लिए नया ये था कि मैं पहली बार सैफ अली खान को देख रहा था, दीपिका पादुकोण को वो एक्साइटमेंट था। लेकिन मन में एक ये भी था कि इनको क्लियर कर दूं। अगले दिन मेरा पेपर था कि अगर आपका कल शूट है तो वो मुझे टर्म पहले क्लियर करना था कि मैं अपनी तरफ से क्लियर रहना चाहता हूँ। तो आके मुझे सीन समझा रहे हैं, मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि इनको पहले बताना है कि कल का। तो उन्होंने बोले देखिए ऐसा ऐसा है, अभी वो दीपिका पादुकोण वहाँ से चल के आएंगी, आप यहाँ से चाय लेके जाओगे, फिर वो सैफ आके बैठेंगे। मैं कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है सर, ये ठीक है, आज का मैं कर लूँगा सर, कल अगर शूट होगा तो मुझे प्रॉब्लम है, कल मेरा पेपर है। तो बोले किस टाइम पेपर है? और तो मेरा एक बैग भी लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 3rd सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर थे। अच्छा। तो किस्मत भी देखिए कैसे उलझाती है। तो मैंने कहा एक पेपर मेरा सुबह है और एक पेपर दोपहर में। अब वो बोला अरे यार ऐसे कर रहे हो तुम, कल तो तुम्हारा मेन शूट है। मैंने कहा क्या? कल तुम्हारा शॉट बच्चन साहब के साथ है। अब मन में बच्चन के साथ शूट है और आपका पेपर है। हाँ, तो मन दिल बल्लियों चलता है ना, वो वाला हुआ। क्योंकि जब मैं भोपाल में रह रहा था, रोज पेपर में छपता था आज अमिताभ बच्चन ने रात को 2 घंटे भीग के शॉट दिया। तो मैं सोचता था यार कहीं उधर जाके देख लूँ, थोड़ा दीवार के पास खड़े होकर बच्चन साहब दिख जाएं। अब तो मौका मिल रहा है स्क्रीन शेयर करने का। तो सोचा फिर वही दिखा कि पूरा साल बर्बाद होगा। तो मैंने कहा देखिए मुझे 5 मिनट दीजिए। तो मैंने सोचा, फिर चाचा से पूछा, उन्होंने कहा देखो बच्चन साहब अभी मिले हैं, बाद में ही मिलेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि भाग जाएंगे, अब साल बर्बाद होगा तो ये सब वो होगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैं गया वापस, मैंने कहा देखिए कल का अगर मैनेज होगा तो मैं आज शूट कर पाऊँ। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए बच्चन साहब की डेट बदलेंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो ऐसे पहला मौका था जो आके गया, और मेरा दोस्त ही था जिसको मैंने रिप्लेस किया था। वो बोले आप एकदम फिट हैं इस कैरेक्टर में, और मुझे पता था क्योंकि लॉजिक ये था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, तो मुझे पता था कि एडिट किसका होगा जिसको यहाँ से लिया है। और बाद में वही हुआ, उस दोस्त ने कैरेक्टर किया, उसको पैसे मिल गए, फिर वो एक गाने में दिखा, एक सीन में दिखा, उसने अपना पेपर छोड़ा इंजीनियरिंग का। आपने अकलमंदी का काम किया कि आपने अपना पेपर नहीं छोड़ा। हाँ जी। और तो इसीलिए वो बना हुआ था, लिखा था डेस्टिनी में कि आपका पहला प्रोजेक्ट जामतारा होगा, तो इसीलिए मुंबई बुलाने वाली थी। हमने कहा ठीक है आराम से जाएंगे। तो वो जल्दीबाजी कभी नहीं की कि मतलब मेरे सामने लोग बम्बई आए, मन में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि अरे भागो चलो यार बम्बई चलें। तो बम्बई में आपको पहला आना कब हुआ, पहली बार? क्या जामतारा मिल चुका था फिर आए हैं यहाँ आने के बाद मिला आपको? नहीं, मुंबई आना हुआ दरअसल मेरा पढ़ने के लिए। अच्छा। तो ड्रामा स्कूल करने के बाद 1 साल मैंने इंटर्नशिप की अपने होम टाउन में, और लास्ट प्ले मैंने चंडीगढ़ में किया। तो उसके बाद मेरा मन ये था कि मैं पीएचडी करना चाहता था, तो मैंने 3 जगह एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, डीयू में, जेएनयू में और मुंबई यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा जहाँ डेस्टिनी चाहेगी, जहाँ बुलाएगी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से एग्ज़ाम दे के जा ही रहा था मैं घूमने पहाड़ों में, तो बुलावा आ गया यहाँ से कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो जुलाई एंड या अगस्त में, मैं पहली बार तो एंट्रेंस देने आया था मई जून अप्रैल या मई के आसपास, और फिर 2 महीने बाद कॉल आ गया, तो जुलाई अगस्त में मैं मुंबई 2014 में आ गया था। 2014, अब लगभग आपको 11 साल हो 11 चुके हैं। साल अराउंड। कैसा अनुभव रहा है अभी तक? कैसे जामतारा मिला और आगे का अनुभव कैसा रहा? अभी तक का अनुभव तो बहुत ही शानदार रहा, मज़ेदार रहा कि मैं अपना काम करता रहा और चीज़ें उस तरह से होती चली गई कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुंबई में जो आप काम करने आते हैं पहले वो नहीं मिलता है, पहले दूसरे काम से स्टार्ट होता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि अरे नहीं यार ये तो नहीं करना था मुझे, मैं तो ये करने वाला था, तो उसको आप ही को रोकना पड़ता है कि अच्छा इसको रोकते हैं। तो मेरा सिंगिंग में स्टार्ट हो गया था काम। अच्छा, आप यहाँ आकर गायक बनना चाहते थे फिर, या नहीं, कोई नहीं। ट्रेनिंग ली हुई थी? ट्रेनिंग ड्रामा स्कूल के दौरान। अच्छा, तो मतलब कैसे गायकी कैसे शुरू हुई? गायकी शुरू हुई ड्रामा स्कूल के दिनों में। तो हमारे डायरेक्टर साहब थे संजय उपाध्याय पटना के, तो वो उनके साथ म्यूजिकल किया एक। ये सब यहीं हो रहा था? नहीं, भोपाल में। भोपाल में हो रहा था। हाँ। लेकिन उसके बाद काम आपको यहाँ आकर मिला? काम यहाँ आके मिला, बट वो अनवांटेडली था कि मैं गाता था लेकिन वो कोरस में। तो वो एक ऐसे थे, क्या जी तुम खड़ा हो अकेला गाओ। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया कि हाँ सुर है, समझ के गा सकते हैं, भले मतलब क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रेनिंग नहीं लिया है लेकिन सुर ताल की समझ है तो आप गा सकते हैं। मैं गायक नहीं मानता मैं खुद को, लेकिन मैं गा सकता हूँ थिएटर वाला जो गाना होता है। तो वो चलता रहा, उसको तराशते रहे, और म्यूज़िकल्स की मुझे आदत लग गई, मतलब मज़ा आता था म्यूज़िकल प्ले करने में, ऑन स्टेज गाने में। और वहाँ भी बहुत सारे म्यूज़िकल्स किए। फिर बाद में मैं चंडीगढ़ में अपना प्ले पहला डायरेक्ट किया, 24 साल का था जब मैं इंटर्नशिप में, वो भी म्यूज़िकल था, विजय तेंदुलकर का जाति पूछो साधु की। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो पहला जो मेरा क्रेडिट में नाम गया है वो न्यूटन फिल्म में एज ए सिंगर गया, रघुवीर सर के साथ, जो एंड में गाना अच्छा, चल ओके। तू अपना काम कर। तो उससे चालू हुआ, और उससे भी पहले यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद एक प्ले मिला, ऐसे कोइंसिडेंस बना, मैं एक प्ले देखने गया, वहाँ से निकला, एक प्ले का ऑडिशन था वो दे दिया। तो जीवन में पहली बार ब्रॉडवे किया, एक गांधी द म्यूज़िकल था, दानिश खम्बाटा और एनसीपी का प्रोडक्शन था। तो उसमें मैं एंसेम्बल में था, सिंगर्स में 15 सिंगर्स थे। वहाँ से एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि उसमें एक क्रिस्टल थी, वो कविता सेठ के साथ काम करती थी, तो उन्होंने मुझे उनके साथ गाने के लिए बुलाया, तो उनके साथ एक लाइव शो किया कविता सेठ के साथ दादर में। एंड फिर उसके बाद ये न्यूटन में गाने का मौका मिला। फिर केतन मेहता सर की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें गाया अहिंसा करके। तो जब न्यूटन का प्रीमियर हो रहा था तो मैंने रचिता से कहा कि उसने कहा अरे अभी तो और काम करेंगे, अभी तो ये तो शुरू किया है। मैंने कहा रचिता मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी की पटरी ना दूसरे उस पर जा रही है, तो इसको भी मुझे थोड़ा रोक के, मेरा मेन एक्टिंग वाला है तो उधर जाना है। हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। तो उधर मैंने थोड़ा खुद को, बैंड जबकि हमारा चल रहा था तो उसको थोड़ा सा मैंने रोका, और 2 साल फिर ऑडिशन ये वो, और जामतारा का फिर ऑडिशन, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसी आराम नगर में बहुत ऑडिशन दिए। मतलब ये स्टूडियो है, ये 2000 है, यहीं लाइन लगाते थे और भगा देते थे। अभी देखिए यहाँ कोई दिव्य कोर्स शुरू हो गया है, तो यहाँ
बदलता रहता है, मतलब आज जिम है, कल ऑफिस होगा, परसों प्रोडक्शन हाउस होगा। जिसकी जैसी दुकान चल जाए। हाँ। एक और चीज़ जानना चाह रहा था, मुंबई में आप मास्टर्स किस में कर रहे थे, और मुंबई आने का मकसद तब तक साफ हो गया था कि भाई यहाँ पर अब काम करना है? जी, मुंबई में मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही किया, तो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स है कलीना कैंपस में, तो 2 साल का वो मास्टर्स है। तो उस दौरान मुंबई आके मुझे 2 साल में जो मुझे और फ़ायदा हुआ कि मैं मराठी लिटरेचर और ज़्यादा करीब से समझ पाया, क्योंकि जब मेरी पहली किताब 2012 में मुझे जो याद है, महेश एलकुंचवार का मैंने युगांत पढ़ा था, और वो प्ले मुझे बहुत कनेक्ट किया कि हमारी जो नॉर्थ यूपी या नॉर्थ स्टेट्स की जो कहानी है, महाराष्ट्र की भी वही कहानी है, लेकिन बस टर्म अलग है कि वाड़ा है, भाऊ हो गया, ये हो गया, लेकिन वो बैकड्रॉप तो वही है। तो युगांत में जो भाई भाई का रिलेशन था, उनका बेटे हैं, वो आपस में घर में जो चल रहा है कि वो चले गए, वो जेवर किसको देंगे, तो मैंने इतना रिलेट किया, मैंने कहा ये मेरी ही कहानी है, बस खाली पृष्ठभूमि अलग है कि ये महाराष्ट्र है, वो यूपी है। तो मुझे लगा इतने अच्छे अच्छे प्लेस लिखे हुए हैं महाराष्ट्र में, तो मैंने ढूंढना चालू किया, तो ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, मतलब मराठी प्लेस। विजय तेंदुलकर जी के, विजय तेंदुलकर के हुए? उनके हुए हैं, और महेश एलकुंचवार के कुछ प्लेस हैं, फिर पुएल देश पांडे के कुछ प्ले हैं, एक शून्य बाजीराव, मुख्यमंत्री विभा शिरवाडकर जी के, तो वो पढ़ लिए। फिर वो भूख थी कि यार और कैसे पढ़ें, तो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत किताबें, तो मुझने संस्कृत पढ़ी थी 9th-10th में, तो संस्कृत की वजह से मुझे मराठी पढ़ने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि क्लोज टू मराठी है। तो एलकुंचवार साहब के बाकी जो प्लेस हैं, सुल्तान और बाकी जो भी, वो मैंने मराठी में पढ़े वहाँ निकाल के, तो वो संस्कृत ने मुझे हेल्प किया इधर आके, वो मराठी तो। और उस चक्कर में मैं बताऊं कि जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी आया तो मैं डरा हुआ था पहली बार रैगिंग के लिए, कि सारे सीनियर्स हैं और वो दिन डिसाइड था कि इस दिन रैगिंग ली जाएगी। इस चक्कर में मेरी रैगिंग नहीं ले पाए वो, क्योंकि उनका एक ही सवाल होता था कि 5 मराठी राइटर के नाम बताओ, 10 अच्छा। मराठी नाटक बताओ। मैंने कहा मैं आपको 10 मराठी लेखक के नाम बताता हूँ और 20 नाटक बताता हूँ। मेरी रैगिंग वहीं ख़त्म हुई। तो सो ये जामतारा कैसे हुआ जब आप यहाँ पढ़ रहे थे उसी दौरान? जी, जामतारा जैसे ये आराम नगर में चक्कर लगाते हुए हर ऑफिस में जाके इंट्रोडक्शन दिया, मतलब मुकेश चावड़ा, श्रुति महाजन, जितने भी बड़े ऑफिसेज हैं, तो अपना काम करते रहे, लाइन में जाके दुत्कारे गए, भगाए गए, नॉट फिट सुना। किसी किसी दिन ऐसा आया कि घर जाके रोए भी कि अरे यार, मतलब जीवन ऐसे ही चलेगा क्या, कि जाके लाइन में लगेंगे और एक आदमी निकलेगा, वो कहेगा नॉट फिट, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं कि मैंने क्या किया, भाई पूछ ले। तो ऐसे ही कहीं से एक दिन एक बुलावा आया कि एक ऑडिशन आता है कि जामतारा का एक ऑडिशन है, आप आइए। नीचे एड्रेस उसमें महाडा का था। अब यहाँ आते ही सारे सीनियर्स राय दे देते हैं कि भाई महाडा का जो ऑडिशन आएगा वहाँ मत जाना, फर्जी है। अच्छा। तो दिमाग में एक वो चला, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैंने कहा यार स्क्रिप्ट तो बढ़िया लग रही है, तो ठीक है, क्या ही होगा, मैं जाके एक बार देख लेते हैं। तो गया, तो विकास पाल विभू गुप्ता हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बढ़िया होमवर्क किया था, पूरा कैरेक्टर आर्क बनाया हुआ था सब कुछ, और ऑडिशन दिया। बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं उनको बोल के आया था कि भले इसमें मेरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुंबई में आज ऑडिशन दे के मुझे मज़ा आया लिटरली। और फिर सोम सर ने ऑडिशन देखा, उनको अच्छा लगा। सो फाइनल लुक टेस्ट था, उसमें 4 लोग थे हम। तो ऐसे जर्नी बनी, कुछ और जामतारा मिला। लेकिन वेट इसीलिए था कि एक, क्योंकि नाटक के टाइम से वो आदत हो गई थी कि पूरी बाउंड स्क्रिप्ट वाली, कि इसका आप हिस्सा हैं, तो यहाँ आके वो 1 डे 2 डे का मन होता नहीं था अंदर, इसीलिए 2 साल किया भी नहीं सीरियल वीरियल कुछ भी। तो जामतारा में मैं पूछ सकता हूँ कि आपको कितनी धनराशि मिली, कितने समय आपने काम किया, कितना दिन का शूट था, कहाँ शूट हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी, धनराशि तो मैं कहूँगा नहीं के बराबर थी, अब तो बता सकता हूँ। पहले सीज़न में 1 लाख रुपए मिले थे 60 दिन के, तो मान लीजिए कुछ भी नहीं था वो, बट उस 1 लाख ने दरवाजे खोले जिससे आप और बाकी ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट था वो, और उस टाइम सोचा भी नहीं कि इतना कम पैसा है। शिफ्ट की 22-22 घंटे की, बिना ब्रेक के, बिना वैनिटी के। शूट कहाँ हो रहा था? शूट यहीं नासिक के पास, चिंचोड़ी, भंडारधारा, महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव हैं, तो इंटीरियर्स में। तो जामतारा में करने के बाद आपको लगा कि लोग पहचान रहे हैं, या विद इन इंडस्ट्री आपको जानने लगे हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? जामतारा का फर्स्ट रिएक्शन तो तब आया था जब ट्रेलर आया था, और ट्रेलर से लोग पहचान रहे थे, वो ट्रेलर में था मैं भी। तो लोग चलते हुए, तब वर्सोवा में रहता था, तो निकला, अरे भाई आप जामतारा में, वो ट्रेलर आया, तो मैं अरे अच्छा, तो कुछ बढ़िया है। तो ट्रेलर का रिएक्शन अच्छा था। फिर सीरीज़ आई तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में सबने ही देखा है, मतलब
शाहरुख खान ने तो पर्सनली मुझे बोला है, मैंने काम किया है। सलमान सर ने इनको सोम सर को बोला है क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्म की उनके साथ। आमिर खान ने कॉल ही किया सारी कास्ट को। तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में सीज़न 1 जामतारा सबने देखा है और सब हैरान थे कि ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आ गए। मराठी इंडस्ट्री में जो मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त बने, सो मराठी इंडस्ट्री से एक नोन है काफ़ी, उनका फ़ोन आया कि भाई हमारे यहाँ एक कहावत चल रही है हमारी इंडस्ट्री में मराठी में कि ये कौन लोग हैं, ये बोले इन लोगों को रोड से उठा के स्टार बना दिया। तो बोले आपको तो मैं जानता हूँ कि आप थिएटर वीटर करके आए, पर बाकी लोगों ने भी काम किया है क्या? कहाँ भाई, सब काम करके आए यार, सबका जर्नी है। कोई सीरियल करके आए, कोई क्राइम पेट्रोल करके आए, कुछ करके आए, और ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क से उठा के स्टार बना दिया। तो इस तरह की बहुत सारी अटकलें लग रही थी, बट क्योंकि सबकी मेहनत थी, मतलब खाली एक्टर्स की नहीं, हमारा डीओपी कौशल, डायरेक्टर साहब, एडीज़, कॉस्ट्यूम टीम, सब ने मतलब जी तोड़ मेहनत की थी जामतारा में। मतलब कोई उसमें ये शिफ्ट नहीं थी, कोई सुख नहीं था। एक वैनिटी में हम 6 लड़के थे और सेकेंड सीज़न में पूरा माहौल बदल गया कि आप पहुंचते हैं सेट पे और वैनिटी लगी हुई है, पेमेंट भी बढ़ गई। अच्छा। तो बट वो इन्वेस्टमेंट था कि वो जामतारा ने जितना हमने जामतारा को दिया उतना जामतारा ने हमें दिया। मैं पूछना चाहूँगा कि क्रिमिनल जस्टिस फिर कैसे आपकी लाइफ में आया, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको लोग क्रिमिनल जस्टिस की वजह से पहचान रहे हैं। जी, क्रिमिनल जस्टिस सेम ऑडिशन। हाँ। तो रोशनी बनर्जी के यहाँ से एक ऑडिशन आया और उसमें भी यही था कि जब आपको ये बोल दिया जाता है कि पंकज जी ऑलरेडी इतने बड़े नाम हैं और क्रिमिनल जस्टिस एक हेड फ्रेंचाइजी है, तो सीज़न 3 में आया कि सीन भेजा उन्होंने माधव मिश्रा के साथ है, तो मैं अच्छा पंकज जी हैं, भेज दिया, ऑडिशन हो गया, बात चलने लगी। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बोल रहे हैं 35 से 40 दिन, तो मैं 35 से 40 दिन मेरा कुछ है उसमें योगदान, या मैं खाली उनके साथ ऐसे बैग टांग के आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं करना है। तो नहीं सर, ऑब्वियसली हम एक नया कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, आप उनके साले हैं और आप वकील बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम एक नया कैरेक्टर लेके आएंगे, तो उसको हम वो फुटेज देंगे, वो आर्क देंगे। हाँ तब ठीक है। तो ऐसे क्रिमिनल जस्टिस ऑडिशन से मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने शाहरुख के साथ भी काम किया है, आपने पंकज त्रिपाठी के साथ भी काम किया है, और कौन से बड़े नाम हैं जिनके साथ आप काम कर चुके हैं? बड़े नाम हैं, पंकज जी हैं, शाहरुख खान साहब हो गए, गुलशन देवरिया हैं, पवन मल्होत्रा जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जिन भी बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, पंकज जी से शुरू करते हैं, आपने उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया, क्या सीखा आपने पंकज त्रिपाठी से? पंकज दा से एक उनका जो ईज़ है कि मतलब कितना भी बड़ा संवाद हो, अचानक मिल जाए या कुछ आ जाए, तो एक होता है ना, एक अभिनेता देख के थोड़ा हड़बड़ा जाता है, अरे यार इतना बड़ा डायलॉग दे दिया तुमने। तो मैं उनको ऑन द स्पॉट भी देखता हूँ कि अगर कुछ आ गया कि अरे सर ये चेंज हो गया है, अरे अरे तो पहले बता दे तुम पहले, लेकिन फिर भी उसको कर लेते हैं, पता नहीं कैसे उसको बहुत ही सहज बना के अपनी भाषा में करके। तो ये मैंने उनसे एक सीखा है। और दूसरा कि वो गुस्सा उस्सा नहीं होते हैं, मैं कुछ भी कितना भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो जाए सेट पे, कुछ भी हो जाए उनके साथ हो जाए, गुस्सा नहीं आता उनको। और चीज़ें तो अब आत्मसात कर ही ली हैं, इतना टाइम हो गया है, तो उनसे कभी बीच बीच में मतलब अनचाहे ढंग से क्या होता है कि उनसे पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहे अनकहे बता देते हैं। जैसे एक सीन था, एक लगा हुआ था, तो उसमें मेरा फंबल हो गया, तो मैंने बोला रोहन से, मैंने कहा सर एक बार फिर से लेता हूँ, मैं फंबल हो गया। तो उधर आवाज़ भी नहीं गई, वहाँ से टहलते हुए भूगोल था। मैंने कहा मैं समझ नहीं आया, मैंने 2 सेकंड पहुँच, मैं कहता भूगोल था। अरे मास्टर शॉट था, अभी तुम्हारा क्लोज लगेगा तो उसमें कर लेना, सिनेमा का मास्टर माने भूगोल, बोले इसमें आना जाना है। तो ऐसे एक उसमें टर्म में बताएंगे एकदम देसी तरीके से कि वो आप सोचोगे अरे ये क्या है, लेकिन बहुत ही सहज। तो वही जो एक सहजता है, मतलब चाहे वो नॉर्मल भी हो, क्योंकि भले ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, मतलब हमारी बॉन्डिंग पंकज दा से वैसी होती थी कि बोलता था मैं दादा इस सीन में ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने ऐसे सोचा है कि ऐसे आऊँगा तो मज़ा आएगा। ये पिछले सीज़न में एक सीन था, वो कट गया कि हम थोड़ा जासूसी करने जाते हैं, तो मैं कहा दादा इसमें ऐसा करते, अरे हाँ बढ़िया लगेगा, तो चश्मा वश्मा लेके थोड़ा जेम्स बॉन्ड स्टाइल में छाता वाता लेके जाते हैं, तो उनने डलवा दिया, वो बोले ऐसा करेंगे हम। तो अच्छा, मतलब सजेशन मान लिया। हाँ, दोनों चश्मा लगा के जा रहे हैं और वहाँ उसको तो लेते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपको बोलने में एक हिचक आती है कि अरे यार मैं बोलूँ कि वो सुनेंगे कि नहीं सुने, तो कभी नहीं है। मतलब दूसरे दिन से ही इतनी सहजता हो गई थी, मतलब इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। आखिरी के 2 सवाल हैं। सेकंड लास्ट सवाल ये है कि शाहरुख खान के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका, क्या सीखा आपने? जी वो तो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड अनुभव था, क्योंकि
कभी सोचा नहीं था। और कभी मैं मतलब अभी बताऊं कि तब मैं शाहरुख खान फ़ैन था नहीं उस मोमेंट तक, जब तक मैं उनसे मिला नहीं था। नेक्स्ट डे के बाद मैं कन्वर्ट हो गया। तो कुछ करिश्मा है उनका। तो ऐसे ही एक ऑडिशन आया, मतलब ऑडिशन नहीं था, बैक टू बैक ऑडिशन। उन्हीं डायरेक्टर साहब शशांक चतुर्वेदी हैं, उनको गए थे और एक लास्ट के एड में कुछ बात नहीं बनी, तो सीधा प्रोडक्शन से कॉल आया कि इस डेट को एक ऐड है, आप फ्री हैं 14 सितंबर को। कहाँ मैं फ्री हूँ, तो वी गॉट योर नंबर फ्रॉम कास्टिंग पे। मैंने कहा, फिर उन्होंने भेजा कि एक छोटा सा ये है, आप एक टेस्ट भेज दीजिए कि शाहरुख खान है, आप उनके पर्सनल बॉय हैं। तो मैं कहा ये होने थोड़े वाला है, तो भेज देता हूँ। भेज दिया, ऐसे जैसा वो ऑडिशन भेजते हो भी भेज दिया। फिर आया उसका कि एक और वेरिएशन, बोले थोड़ा ऐसा कर दिए, थोड़ा ऐसा कर दिए, हो गया। फिर फ़ोन आ गया कि कल आपका कॉस्ट्यूम ट्रायल है। बजट वजट पे बात हो गई, सब कुछ हो गया। तब मैं सोच रहा था कि चलो, मैंने ऐसे छोड़ दिया, चलो मुलाकात ही हो जाएगी शाहरुख खान से इसी बहाने। कॉस्ट्यूम ट्रायल करने गया, तब भी लग रहा था क्यों फटफट फटफट हुआ था सब कुछ, समझ नहीं आया कि हो रहा है। शूट का दिन आता है, मैं सेट पे पहुंचता हूं और मुझे ये लगा था कि जैसे सुना है कि स्टार्स शॉट नहीं देते, अब 1-to-1 है, हाँ। मैं चीट कर लेंगे भाई, मैं तो इधर से बोल रहा हूँ, वो उधर बैठे हैं। तो वहाँ तक भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं पहुँचा सेट पे, तो मेरी वैनिटी के बाहर उनका प्रिंट शूट चल रहा था। तो मैं जा रहा हूँ, बाउंसर्स ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अरे भाई मैं भी शूटिंग के लिए आया हूँ, तो प्रोडक्शन से आया, आर्टिस्ट हैं, हम जाने दो। तो मैं वैनिटी में बैठ के, यहाँ मैं वैनिटी का शीशा है, वहाँ शाहरुख खान का प्रिंट शूट चल रहा है। 1 घंटे तक मैंने शाहरुख खान को देखा, ईज आउट हुआ कि अरे सामने से देख के। और वो देख के मैं थोड़ा हतप्रभ था कि इतनी शिद्दत इस एज में भी, कि वो बैक टू बैक 20-25 बॉटल थम्सअप पी रहे हैं, बकेट आ रही है, उल्टी कर रहे हैं, फिर उनका चल रहा है वो, कि वो शिद्दत है कि भाई इतने पैसे हैं, किंग खान है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम है, कर रहे हैं। तो वो देख के मुझे थोड़ा एक कभी मुगालता आया था, तो दूर हुआ कि नहीं नहीं भाई, खान साहब कर रहे हैं, तुम तो ये कौन हो? कोला का ऐड था। हाँ, थम्सअप का ऐड था। फिर कट्टू सेट पे पहुँचे, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, वो बोले कि हाँ मैंने ही तेरा नाम दिया था, कि बहुत दिन से ढूंढ रहा था, आज तो। थैंक यू सर, थैंक यू, आई हैव सीन योर जामतारा, ये वो जामतारा देखी थी उन्होंने। हुआ सीन वीन हुआ, थोड़ी देर बाद सेट की आबो हवा बदल गई, शाहरुख खान साहब एंटर होते हैं और पूरा माहौल बदल गया। आए वो, सर से मिले और मुझे बोलते हैं, हाँ आई एम शाहरुख खान। तो मैं अंदर से तो, सर माई प्लेजर सर, मेरा नाम आत्म प्रकाश है ना। तो वो एक उदारता होती कि मतलब इतना बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन नहीं जानता है। उसके बाद फिर सीन हुआ, तो उसमें भी बहुत ही सपोर्टिव थे कि मेरे हाथ में ग्लास था, ओपनर था और बॉटल थी। और उसमें भी बोला जाता है कि वो स्प्रे करके देते हैं बॉटल, तो उसके बबल बने रहते हैं। तो बोलते हैं आप इतना ही पकड़िएगा, नहीं तो छप जाएगा। तो आपको ऐसा ही पकड़ना है कि उनके हाथ में जाए तो दिखेगा वो एकदम, कि देख के आदमी को पीने का मन हो ना, क्लोज शॉट लगेगा। तो वो सब सोच के फिर आप, शाहरुख खान है सामने, वो करते हुए आपको एक्टिंग करनी है। मतलब आराम से आराम, आप इसको एक हाथ में ले लो, बॉटल एक हाथ में पकड़ो, और मैं आपसे ग्लास ले लूँगा, फिर आप आराम से दे, दोनों एक साथ दे देना। ठीक है सर। फिर डायलॉग्स में क्या हुआ कि उनका डायलॉग बार बार रिपीट हो रहा था, तो शाहरुख खान साहब ने खुद बोल दिया कि मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूँ, ही इज़ ट्रेन्ड एक्टर, उनको दो। तो ओपनिंग मेरा ही होता है और क्लोजिंग भी मेरा डायलॉग, क्योंकि उन्होंने दे दिया। और 2-3 शॉट हुआ, तो फिर वो आके उन्होंने बोला कि आई हैव सीन योर वर्क, वंडरफुल वर्क, एंड गिव माई लव टू ऑल द जमतारा किड्स। तो फिर मैं शाम को मैंने अपने डायरेक्टर साहब को बताया, मैंने कहा सर खान साहब के साथ काम किया उन्होंने, जाम, अच्छा शाहरुख ने बोला क्या, कहाँ। तो वो एक 3 घंटे का मोमेंट था कि मतलब मैं वही कहता हूँ कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हो और कुछ ऐसा हो जाता है, तो ताउम्र रह जाता है आपके साथ। अब वही मैं सोच के जाता कि हाँ शाहरुख खान होंगे और नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा दुख होता। मैं कुछ सोच के नहीं गया था और इतना हुआ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो आत्म प्रकाश जी, हम आपको आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ देखने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, वो आप बताइए। जी, एक फ़िल्म की है मैंने, अभी मैं बता नहीं सकता नाम। अच्छी फ़िल्म है, अच्छी डायरेक्टर है, और अभी अनाउंस नहीं हुई है, आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी। बट अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी फ़िल्म है। और एक सीरीज़ की है मैंने, वो भी आएगी 1 साल के अंदर, अभी उसका डबिंग वबिंग चल रहा है। तो ये 2 प्रोजेक्ट फ़िलहाल हैं अभी। बाकी कुछ बीच में गाना वाना चलता रहता है, गीत संगीत, ये सारा कुछ। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी तो कहानी यही आराम नगर में ऑडिशंस चलते रहते हैं। हम आराम नगर का नज़ारा दिखाते हैं, साथ ही साथ आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जो लोग आपको बहराइच में या बाकी हिंदुस्तान के छोटे शहरों में बैठकर देख रहे हैं और मुंबई आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी पहली बेसिक पढ़ाई पूरी करें। मतलब क्योंकि आप यहाँ आके बड़बड़ाएंगे, तो एक बेसिक पढ़ाई पूरी करेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तो आपके पास एक
बेसिक नॉलेज रहेगा कि आप सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। फिर आपका जो भी स्किल है, सिंगिंग है, राइटिंग है, उसको थोड़ा तराश लें अपने टाउन में, अपने शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जो भी थिएटर ग्रुप है वो ज्वाइन करें। तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको यहाँ आने से पहले गाइडेंस दे देंगे। मतलब जो भी मुझे फ़ोन वोन भी करके पूछते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ तैयारी से आए, तैयारी से आएँ, तो आप यहाँ जंजाल में फंसेंगे नहीं, आपके फालतू पैसे नहीं जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, तो आप ज़्यादा दिन टिक पाएंगे। और अगर आपके पास मुद्रा है घर में और आप फटाफट आना चाहते हैं तो वो बढ़िया ऑप्शन है, मुद्रा है, आप यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं आपको। ये प्रिविलेज लोगों के लिए है। मतलब अब हमारे माता पिता ने इतना पैसा हमको, हमें FTI का एंट्रेंस ही दिया था, तभी उन्होंने कहा भैया नहीं दे पाएंगे। तो जैसे तैसे करके हमने अपनी पढ़ाई करते करते ड्रामा स्कूल गए, स्कॉलरशिप मिली, उससे पढ़े। तो यही बताना चाहेंगे कि तैयारी करके आए, अपने टूल्स शार्पन करके आए, और क्योंकि नॉलेज रहेगा तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आत्म प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी बताई, बहुत सारे लोगों को आपने हिम्मत दी होगी, और आज हमने आराम नगर का जो नज़ारा दिखाया है तो दर्शकों को पता लग भी गया होगा। साहब का ऑफिस था पहले। अच्छा, यहाँ मुकेश छावड़ा जी। बहुत आके मैंने यहाँ घुसने नहीं जाता था, वो गार्ड वहीं से भगा देता था। अच्छा, मतलब यहाँ जब तक उनका ऑफिस था एक भी ऑडिशन मुझे यहाँ देने को नहीं मिला है। उस वाले ऑफिस में गया हूँ तो अब वहाँ देख लीजिए दरवाज़ा ध्यान से। ये जो पूरा इलाका है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये पूरा इसी तरह छोटे छोटे कॉटेजेस हैं यहाँ पर। बॉम्बे में इसको बंगलो कहते हैं, हम कॉटेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशन चलते हैं, जैसे आत्म प्रकाश जी आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ आकर, और फिर करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। थोड़ा कच्चा सा इलाका है लेकिन काफ़ी पॉपुलर है एक्टर्स के बीच में। और आत्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो ये सुझाव दिया कि मतलब इंटरव्यूज़ अभी इतने सारे किए हैं मैंने, पर आपका ये सुझाव मुझे अच्छा लगा कि उन्हीं गलियारों में करते हैं जहाँ आप कभी भटके हुए हो, तो थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक फील भी आता है कि हाँ बिल्कुल, वो एक अलग तरीका है कि मतलब इंटरव्यू तो सभी करते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग हो गया ना कि हाँ आप उसी इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं और वो दिन याद करते हुए बात करें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों को हिम्मत भी दी है आपने आज, अनजाने जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।